बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़े के ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी के आज हम यूनिट 1 को कंप्लीट करा रहे हैं। हिंदी में यूनिट 1 में आपको जो है 4 क्वेश्चन आपके हैं। जो कि पहला इसमें जो क्वेश्चन आपका है कि हिंदी का उद्भव विकास कैसे हुआ, कब हुआ। तो आज की क्लास में हम हिंदी के उद्भव विकास पर आज हम चर्चा करेंगे। इसमें आपका नाटक का भी उद्भव विकास है, कहानी जो है और उपन्यास का भी उद्भव विकास है, आलोचना का भी उद्भव विकास है। तो आज की क्लास के माध्यम से केवल हम हिंदी के उद्भव विकास पर ही चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, जिससे आपको कहीं पर भी जो है रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और एक ही क्लास के माध्यम से आप इसको कह सकते हो संपूर्णतः आपको समझ में आ जाएगा और अपने एग्जाम में जो आप लिख के आओगे। ठीक है, तो चलेगा ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे हम आज की क्लास के माध्यम से यूनिट 1 को जो पहला इसमें क्वेश्चन है हिंदी का उद्भव विकास, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। इसलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, चैनल पर हमारे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं चैनल पर बीए की ऑल सेमेस्टर की और ऑल सब्जेक्ट की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी का हम बहुत ही शीघ्र इसका हम पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे 10 से 15 दिन के अंदर। तो अब रेगुलर जो है क्लासें हमारी जो कि आती ही हैं, सभी सब्जेक्ट अन्य जितने भी आपके थर्ड सेमेस्टर में थे सभी मैंने कंप्लीट करा दिया है। केवल इंग्लिश का और हिंदी के केवल 2 सब्जेक्ट हमारे बचे हुए थे, इनको भी हम जो है इसी हम 15 दिन के अंदर अंदर हम दोनों की क्लासेज जो है हम लगातार करवा देंगे, जिससे भी सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलेगा, ये आपका हिंदी गद्य है। इसमें जो है कुछ यूनिवर्सिटी में आपको हिंदी लिटरेचर आपको पढ़ना होता है, लेकिन उसके अंतर्गत आपको हिंदी गद्य ही आपको पढ़ना है। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय है सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। चलेगा, इसका फर्स्ट आप चैप्टर देखिएगा। फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है हिंदी गद्य साहित्य का जो है संक्षिप्त आपको इतिहास आपको पढ़ना है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि हिंदी कहानी का उद्भव एवं विकास जो है आपको पढ़ना पहला क्वेश्चन है। फिर उपन्यास का उद्भव विकास, फिर है नाटक का उद्भव विकास, फिर है आलोचना का उद्भव विकास। तो इसमें आज हमारा जो क्लास है, आज की क्लास के माध्यम से हम केवल हिंदी के उद्भव विकास पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम सभी जो कि उपन्यास नाटक आलोचना भी इसमें दिया हुआ है, यदि हम सभी के बारे में एकदम चर्चा करेंगे तो क्लास बहुत लंबी चली जाएगी। इसलिए आज केवल हम हिंदी कहानी के उद्भव विकास पर ही चर्चा कर रहे हैं और बहुत ही शीघ्र इसके अन्य जितनी भी इसमें की क्लासें बच रही हैं उनको भी हम बहुत ही शीघ्र हम सारी की सारी करा देंगे, फिर हम अगले चैप्टर की ओर जो है बढ़ेंगे। चलेगा, तो हिंदी का उद्भव विकास जो है के बारे में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले। चलेगा, तो हिंदी कहानी का जो उद्भव विकास हुआ है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कहानी होती क्या है, तभी आपको इसके उद्भव इसके विकास के बारे में आपको सही से समझ में आएगा। तो कहानी या जो है कथा, ठीक है, कहानी या कथा का जो शाब्दिक अर्थ होता है कहना, यानी इस प्रकार जो भी कुछ कहा जाए कहानी, मतलब जो है आप जो भी कुछ कहते हैं, ठीक है, चाहे अपने जीवन के बारे में हो फिर दूसरे व्यक्ति के बारे में हो, जब दूसरे व्यक्ति से आप कुछ कहते हैं तो सब क्या है, वे सब की सब कहानी ही है। ठीक है, कहानी शब्द का विकास कथानिक शब्द से जो है हुआ है, क्योंकि कहानी का एक कथानक होता है, उसका कथन होता है, और जिसका जो है कर्मिक स्वरूप है जो है कथानिका, कहानियाँ और जो है कहानी, ठीक है, इसके स्वरूप हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले कहानी के अर्थ, इसके स्वरूप, इसकी जो है परिभाषा को हम जब स्पष्ट से समझेंगे, उसके बाद हम इसके जो कि उद्भव का इसका विकास कैसे हुआ है, कब हुआ है, इसके बारे में साथ में हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम देखेंगे इसकी व्याख्या क्या है, ठीक है, कहानी क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो कहानी की जब बात आती है तो कि कहानी की इससे संबंधित आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, जैसे कि कहानी किसे कहते हैं, इसके जो तत्व हैं, कहानी के जो प्रकार हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है बनेंगे। तो इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सारे के सारे क्वेश्चन कराता चलूंगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत भी नहीं होगी और अपने एग्जाम में आप पूरे के पूरे जो है प्रश्नों जो भी इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेंगे आप सभी के सभी करके आओगे। ठीक है, कहानी के कौन कौन से तत्व हैं, इसके जो विभिन्न प्रकार हैं उनको हम समझेंगे और इसकी परिभाषा, इसके स्वरूप को भी हम समझेंगे आज की क्लास के माध्यम से। तो चलेगा, इसकी हम व्याख्या सबसे पहले हम समझेंगे कि जो है कहानी होती क्या है। तो यहाँ से लिखा हुआ है कि साहित्य की सभी विधाओं में कहानी जो है सबसे प्राचीनतम विधा है। मतलब जो है साहित्य की कोई भी विधा हो सकती है, तो इन सभी विधाओं में जो कहानी है सबसे प्राचीनतम मतलब सबसे पुरानी विधा है। अब ऐसा क्यों कहा गया है, और भी तो विधाएं हैं, जैसे कि उपन्यास है, निबंध है और आलोचना भी, उसको क्यों नहीं कहा गया है, उसका भी एक रीजन है, क्योंकि यह साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसका प्रारंभ मानव सभ्यता के प्रारंभिक विकास के साथ हुआ है। मतलब आप ऐसा कह सकते हो, जैसे ही मानव का सभ्यता का विकास हुआ, उसके सोचने की क्षमता आई, ठीक है, तब से ही जो है कहानी की उत्पत्ति हो गई है। कहानी जो है कह सकते हो उसी दिन से उसकी जो है शुरुआत हो गई है। यदि हम व्यवहारिक शब्दों में बात करें तो कहानी कोई आज की नहीं है,
ठीक है। मनुष्य में जैसे ही भाषा का विकास हुआ, अपने जो है मन के भाव को प्रकट यानी व्यक्त करने की जो क्षमता आई, उसी दिन से जो है कहानी की जो है शुरुआत हो गई। कहानी चूँकि कथन से संबंधित है, क्योंकि कहानी में कथानक होती है, जो है कथन की प्रधानता होती है। अतः मानव ने जब भी कुछ कहना प्रारंभ किया, मतलब जो है मनुष्य ने जब भी कुछ कहना प्रारंभ किया होगा, यानी जब से मनुष्य का मतलब जो है जब मनुष्य में सभ्यता का विकास हुआ, जब मनुष्य ने भाषा को सीखा, जब उसने अपनी जो है चेतना से जो भी व्यक्त किया, अभी जो है जो भी कहना प्रारंभ किया, उसी दिन से कहानी का जो है प्रारंभ हो गया। ठीक है। तो ये 3 आपको लाइन में इसकी जो है डिफिनेशन आपको लिख के आना है अपने पेपर में, कहानी की परिभाषा जब पूछेगा। अब इसकी थी व्याख्या। अब यहाँ से हम अर्थ को यहाँ से समझेंगे। ठीक है। तो कहानी जो है कथन से संबंधित है। मैंने आपको पहले ही बताया कि कहानी में जो है कथन की प्रधानता होती है और इसमें कहने का भाव होता है। अतः जो भी कहा जाए वह कहानी है, मतलब जो है जो भी कुछ भी कहा जाए वो सब की सब कहानी है। और निजी जीवन की एवं जो है दूसरे व्यक्ति की जीवन की घटनाओं को रोचक बनाकर, प्रभावी बनाकर, कौतूहलपूर्ण शैली में अभिव्यक्त करने की कला को ही हम कहानी कहा जा सकता है। मतलब जो है कहानी जो है किसी आपकी निजी जीवन की हो सकती है या किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन की घटनाएं हो सकती है। तो इन घटनाओं को जब रोचक बनाकर, एक प्रभावी ढंग से बनाकर, ठीक है, एक कौतूहलपूर्ण शैली में बनाकर जब अभिव्यक्त किया जाता है, ठीक है, तो इसी को हम कहानी कहते हैं। और भी यहाँ से जो कि पाश्चात्य विद्वान हमारे हैं एस.सी. बेट्स जी, ये लिखते हैं, कहते हैं कहानी समस्त विधाओं में से सबसे अधिक लचीली है। वह जो है आकाश में अनंत विस्तार के नीचे की किसी भी बात से संबंधित हो सकती है। एक घोड़े की मृत्यु से लेकर किसी युवती के प्रेम प्रसंग, व्यापार तक कुछ भी विषय हो सकता है। इसमें विद्वान जी कहते हैं, ए बेट्स जी ये कहते हैं कहानी जो है समस्त विधाओं में से सबसे अधिक लचीली है। ठीक है। वह जो है आकाश में अनंत विस्तार, मतलब आकाश के नीचे की जो अनंत विस्तार है, किसी भी क्षेत्र से कहानी संबंधित हो सकती है, व्यापार से संबंधित हो सकती है, किसी के जो है प्रेम प्रसंग से संबंधित कहानी हो सकती है, किसी के जीवन से संबंधित कहानी हो सकती है, अभी मारपीट से संबंधित कहानी हो सकती है। तो किसी भी क्षेत्र में कहानी हो सकती है। व्यक्ति की मृत्यु से लेकर उसके जो है उन्होंने क्या कार्य किया है उससे संबंधित आपकी कहानी हो सकती है, या फिर किसी घोड़े के मृत्यु से लेकर के जो है किसी युवती के प्रेम प्रसंग तक, या फिर आपके व्यापार से संबंधित कोई कहानी हो सकती है। तो कहानी कोई भी क्षेत्र में हो सकती है, ये कहते हैं बेट्स जी। फिर अगली परिभाषा कविवर रविन्द्रनाथ जी कहते हैं। इनका कहना है कि जीवन का एक प्रतिक्षण एक जो है सार गर्भित कहानी है। ये कहते हैं कि जीवन का जो भी प्रतिक्षण जो समय है, ठीक है, वो एक सार गर्भित कहानी ही है। अतः कह सकते हैं कि कहानी एक छोटी सी गद्य रचना है जिसमें जीवन के महत्वपूर्ण संवेदना, प्रधान क्षणों की या जीवन के खंड चित्रों को रोचक, आकर्षण, प्रभावशाली पद्धति से प्रस्तुत कर किसी जो है शाश्वत और मनोवैज्ञानिक तथ्य का उद्घाटन किया जाता है। यही कहानी होते हैं। तो ये कहते हैं इसमें कबीर रविन्द्रनाथ जी, ये कहते हैं कि कहानी एक जो छोटी सी गद्य रचना है जिसमें जीवन के महत्वपूर्ण संवेदना, प्रधान क्षणों की या जीवन के जो है खंड चित्र की रोचक, मतलब जो है कहानी जो है ये किसी भी जो है आपके क्षण की हो सकती है, किसी भी समय की हो सकती है, या फिर आपके जीवन की खंड की हो सकती है, चित्र की रोचक की हो सकती है। तो इसको जब एक प्रभावी ढंग से, आकर्षक ढंग से, ठीक है, एक कौतूहलपूर्ण तरीके से जब प्रस्तुत किया जाए, जिससे जो सुनने वाला व्यक्ति है, जब पढ़ने वाला जो व्यक्ति है, उसको कहानी एकदम सही लगे, ठीक है, रियल उसको एकदम कहानी लगे, तो यही होती है कहानी। ठीक है। तो इतनी परिभाषा आप लिखिएगा। और भी यहाँ से लिखी हुई है, देखिए कहानी की और भी परिभाषा हमारे बहुत सारे विद्वानों ने स्पष्ट किया है। फिर अगली परिभाषा अज्ञे जी अपने शब्दों में स्पष्ट किए हैं। वे कहते हैं कहानी जीवन की प्रतिछाया है और जीवन स्वयं एक अधूरी कहानी है। ठीक है। तो ये कहते हैं जीवन की जो प्रतिछाया है वो कहानी है। ठीक है। क्योंकि किसी भी मनुष्य की कहानी जो है पूरी नहीं होती है, अधूरी रहती है। तो ये कहते हैं फिर प्रेमचंद जी अपने शब्दों में इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया है। ये कहते हैं कि कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक क्षेत्र, किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। उसके चरित्र, उसकी शैली,
उसकी कला विन्यास सब उसी प्रकार भाव को प्रदर्शित कर और जो है पुष्टि करते हैं। ठीक है, यही कहानी होती है। कहानी ऐसा जो है रमणीक उद्यान नहीं है जिसमें भांति भांति के फूल जो है बेल बूटे सजे हुए हो, बल्कि एक गमला है जिसमें एक ही फूल का जो है मृदुई अपने सममित रूप में दृष्ट जो है गोचर होता है। इनका कहना मतलब यह है, कहानी कोई ऐसा जो है रमणीक उद्यान नहीं है, मतलब कोई ऐसा बगीचा नहीं जिसमें विभिन्न प्रकार के जो है फूल होते हैं, बल्कि कहानी तो वो एक गमले के प्रकार है जिसमें एक ही फूल होता है। ठीक है, कहानी इस तरह की दृष्टिकोण होती है, एक ही व्यक्ति की होती है। ठीक है, सभी व्यक्ति की अलग अलग कहानी होती है। तो इसमें ये प्रेमचंद जी कहते हैं कि कहानी जो होती है एक रमणीक उद्यान नहीं, उद्यान मतलब होता है बगीचा। ठीक है, तो ये कहते हैं कोई रमणीक उद्यान नहीं जिसमें सभी प्रकार के फूल होते हैं, बल्कि कहानी तो होती है एक गमले की तरह होती है जिसमें एक ही प्रकार का फूल होता है। ठीक है, उसी के जो है दृष्टिगोचक होता है, उसी के जो है प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। एक व्यक्ति के कहानी को बनाकर प्रभावी ढंग से जब उसको प्रस्तुत किया जाता है, जिससे जब सुनने वाला व्यक्ति है या फिर पढ़ने वाला व्यक्ति उसको कहानी एकदम रियल लगे, ये होती है कहानी। ठीक है, तो इनकी परिभाषा जो भी मैंने आपको कराई है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कहानी होती क्या है। ठीक है, अब यहाँ से हम कहानी जो कि हिंदी कहानी का उद्भव विकास कैसे हुआ है, इस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा किए ले रहे हैं। ठीक है, मैंने कहानी की परिभाषा को स्पष्ट किया है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कहानी किसे कहते हैं। जो भी परिभाषा अन्य मैंने विद्वानों की कराई है उनको भी आपको लिखाना है। इतनी अच्छी परिभाषा, इतनी कम शब्दों में परिभाषा आपको पूरे बुक्स लेकर कहीं पर भी आपको नहीं मिलेंगी। चलेगा, अब यहाँ से हम हिंदी कहानी का उद्भव, इसके विकास पर थोड़ा सा चर्चा किए रहे हैं। वह मनुष्य अभागा है जिसमें जो है कहानी कहने, पढ़ने, सुनने की प्रवृत्ति नहीं है। तो इसमें कहा गया वह मनुष्य जो अभागा है, ठीक है, जिसमें जो है कहानी कहने या फिर जो है पढ़ने या सुनने की प्रवृत्ति नहीं है, क्षमता नहीं है। सृष्टि के संदर्भ में मनुष्य का जीवन एक ऐसी जो है अमित जिज्ञासा है जिसका कभी समाधान नहीं होता है। यह जिज्ञासा ही जीवन की गति है। कहानी इसी जिज्ञासा का प्रतिफलन है और इसीलिए इसे उतना ही प्राचीन माना जा सकता है जितना कि मनुष्य स्वयं और उसका जिज्ञासा भाव है। ठीक है, मानव में जिज्ञासा की प्रधानता होती है क्योंकि मनुष्य जो होता है जानने की काफ़ी उसमें उत्सुकता होती है विभिन्न चीज़ों के बारे में। और मानव जो है जिज्ञासु प्राणी है, उसकी प्रवृत्तियों में जिज्ञासा का जो है प्रादुर्भाव होता है। प्रत्येक बालक हर एक वस्तु को जानने का प्रयास करता है, क्योंकि जो भी बालक होता है हर एक क्षेत्र के बारे में, हर एक वस्तु के बारे में जानने की कह सकते हो इच्छा प्रकट करता है। और कहा जा सकता है कि मनुष्य का जीवन जिज्ञासा का दूसरा नाम ही होता है। मनुष्य का जीवन क्या है? जिज्ञासा का दूसरा नाम मनुष्य का जीवन है। कहानी इसी जिज्ञासा का उत्तर देने का प्रयास करती है। जो कहानियाँ होती हैं मनुष्य की जिज्ञासाओं को शांत करने, उनकी जिज्ञासाओं को उत्तर देने का कार्य करती हैं, प्रयास करती हैं। भारत में कहानी अत्यंत प्राचीन विधा है, क्योंकि कहानी जो है सबसे प्राचीन विधा है। जितनी भी विधाएं हैं हिंदी साहित्य की, तो इसमें से कहानी सबसे प्राचीनतम विधा है, क्योंकि कहानी की जो शुरुआत हुई है मनुष्य की सभ्यता का जैसे ही विकास हुआ, मनुष्य ने जब जो है भाषा जब भी सीखी और अपने जब भावों को, ठीक है, अचेतन मन से जब भी व्यक्त करना स्टार्ट किया, उसी दिन से कहानी की स्टार्ट हो गई। ठीक है, वैदिक संस्कृत और लैंगिक संस्कृत, पाली और जो है प्राकृत, अपभ्रंश, इन सभी भाषाओं में रूपक कथाओं, उपाख्यानों, जातक कथाओं आदि के रूप में कहानी और कहानी के तत्व जो विद्यमान रहे हैं। तो इस तरह से इसके बाद आपको लिखना है। अब हिंदी कहानी का उद्भव के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अभी ये तो इसकी प्रस्तावना थी। तो प्राचीन कहानी साहित्य जो कि कपोल, कल्पित और जो है यथार्थ के धरातल से बहुत दूर है। आधुनिक हिंदी कहानी में कहानी का वास्तविक स्वरूप प्राप्त होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी का कथा साहित्य अधिक पुराना है। मतलब हिंदी जो कह सकते हो का जो कथा साहित्य है बहुत पुराना है, आज का नहीं है। और गद्य की अन्य विधाओं के समान ही उसका आविर्भाव था। भारतेंद्र युग में 20वीं सदी के आरंभ में ही हुआ था। हिंदी कहानी का जो वास्तविक आरंभ था वो था 1900 ईसा पूर्व से माना जाता है, किंतु कहानी के मौलिक रूप का इतिहास अत्यंत प्राचीन है, पुराना है। हिंदी की प्रथम कहानी के विषय में विद्वानों के जो है मतभेद हैं। कुछ विद्वान जो है 19वीं सदी से जो है पहले प्रकाशित जो कि राजा शिव प्रसाद सितारे जी का हिंद द्वारा रचित जो कि एक रचना थी राजा भोग का जो है सपना, इसको जो है हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानते हैं। और इसके पश्चात 1903 में
किशोरी लाल गोस्वामी जी की जो कि इंदुमती नामक जो है कहानी प्रकाशित हुई। और सन 1900 में सरस्वती में जो कि सिमोलिन, ठीक है, सिमोलिन की कहानी और कौतुकमय मिलन आदि कहानी भी जो है प्रकाशित हुई, जो वास्तव में शेक्सपियर के नाटकों का संक्षिप्त गद्य अनुवाद था, इसलिए उन्हें हिंदी की पहली कहानी नहीं माना जा सकता है। राजा भोग का सपना नानी की कहानियों से जो है जरा भी भिन्न नहीं है, उसमें जो है कहानी कला का अभाव है, उसमें कमी है, इसलिए उसे भी कहा जो है हिंदी कहानी की पहला नहीं माना जा सकता, उसको भी पहली कहानी। भारतेंद्र काल में प्रकाशित इंसा उल्लाह खां की जो है कहानी थी, जिसका नाम था रानी केतकी की कहानी। इसको जो है कुछ आलोचकों ने जो है हिंदी की प्रथम कहानी की संज्ञा दी, किंतु यह कहानी के तत्वों के आधार पर खरी नहीं उतरी। भारतेंद्र की अद्भुत अपूर्ण स्वप्न की या यही स्थित है। वस्तुतः किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा रचित इंदुमती ही हिंदी की पहली जो है कलापूर्ण कहानी है। और दूसरी जो कहानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा 11 वर्ष का समय दूसरी कहानी है, इसका प्रकाशन जो है 1902 में था। और तीसरी कहानी धुलई वाली, ठीक है, जो बंग महिला के द्वारा रचित है, जिसका प्रकाशन 1907 में हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि 1900 से लेकर 1907 तक की ये जो 3 कहानियाँ लिखी गई हों, अन्य बहुत सी कहानियाँ लिखी गई हैं, किंतु वे जो है मौलिक नहीं हैं, या फिर उसमें जो कहानी के जो तत्व हैं वे जो है पूर्ण नहीं हैं। ठीक है, बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई हैं, लेकिन उसमें कहानी के तत्व ना होने के कारण उनको कहानी नहीं कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसके उद्भव विकास के बारे में आपको लिखना है। अब हम यहाँ से हिंदी कहानी के विकास को मुख्य 4 भागों में इसको बांटा गया है, इसको भी समझ लीजिएगा। पहला इसको बांटा गया है पहले भाग में, जिसको हम कह सकते हैं प्रेमचंद पूर्व युग, मतलब प्रेमचंद से पहले का युग। तो प्रेमचंद से पहले का जो समय था जब हिंदी कहानी की शुरुआत हुई थी, इस दौर की कहानी में मुख्य रूप से धार्मिक, नैतिक, कल्पना प्रधान विषय इसमें होते थे। धार्मिक से संबंधित आपके रानी केतकी की कहानी, सैयद इंसा उल्लाह खां और इंदुमती जो कि किशोरीलाल गोस्वामी इसी काल की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, फिर है प्रेमाचंद युग। तो यह जो है युग हिंदी कहानी का स्वर्णकाल माना जाता है, जिसमें मुंशी प्रेमचंद ने कहानियों को यथार्थवाद से जोड़ा। उन्होंने सामाजिक समस्याओं, पात्रों के मनोवैज्ञानिक और ग्रामीण जीवन को अपनी कहानियों का विषय बनाया। और इस काल के अन्य जो प्रमुख कहानीकार हैं, जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और जो है सुदर्शन जैसे लेखक भी इसमें बहुत सारी कहानियाँ जो है लिखी हैं। फिर हैं प्रेमचंदोत्तर युग, प्रेमचंद के बाद का युग। तो प्रेमचंद के बाद के समय को इस युग में जो है रखा गया है। इसमें कहानियों को नए प्रयोग हुए इसमें, और व्यक्ति के आंतरिक संघर्षों, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और समाज की जटिलताओं को गहराई से इसमें जो है दिखाया गया है। जैनेन्द्र कुमार आज्ञे और जो है इंद्रजाल जोशी, यशपाल जैसे लेखकों ने इस दौर में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इन्होंने अपनी अपनी कहानियाँ को लिखा है। ठीक है, फिर इसका चौथा जो भाग है वो है स्वतंत्रता के बाद का युग, जिसको हम स्वतंत्रोत्तर युग कहते हैं, जो कि 1947 के बाद की जो कहानियाँ इस दौर में आती हैं। तो जिसमें जो है नए नए आंदोलन, जैसे जो है नई कहानी और जो है सचेतन कहानी, समांतर कहानी आदि सामने आई। इस कहानी में आधुनिक जीवन के बदलते मूल्यों, शहरीकरण, व्यक्ति के जो है अलगाव को दर्शाया गया है, जैसे कि मोहन नकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव जी, भीष्म साहनी इस दौर के प्रमुख जो है कहानीकार हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनके बारे में आपको जो है लिख देना। भीष्म कहानी साहनी जी की आपने कहानी सुना भी होगा, जो कि पार्टीशन पे इन्होंने लिखा था। ठीक है, तो ये था, इनको विभाजित किया गया था जो कि कहानी के उद्भव विकास को 4 भागों में, जो कि मैंने आपको समझाया। अब मैंने आपको कहानी की परिभाषा को स्पष्ट कर दिया है, कहानी का उद्भव विकास भी मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ से इसके कुछ और भी बनने वाले ऐसे क्वेश्चन हैं, उनको भी साथ में हम कराते चलेंगे। जैसे कि कहानी का स्वरूप क्या है। एग्जाम में जो है कहानी का स्वरूप काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो इसका स्वरूप भी आप समझ लीजिएगा। कहानी बहुत जो है प्राचीन विधा है। ठीक है, कहानी जो है बहुत ही प्राचीन विधा है। सभी विधाओं में से कहानी बहुत ही पुरानी है, क्योंकि मनुष्य में जैसे ही सभ्यता का विकास हुआ, मनुष्य जब भी उसमें भाषा का विकास हुआ, जब भी कुछ कहने का प्रयास किया व्यक्त करने अपने मन से, तो वही उसी दिन से कहानी की शुरुआत हो गई थी। और समय के साथ उसका जो है स्वरूप भी परिवर्तित होता रहा है। मतलब जो है पहले की कहानी जो लिखी जाती थी, तो उससे धीरे धीरे अब में जो है काफ़ी परिवर्तन आया है, काफ़ी बदलाव आया है, क्योंकि
यदि हम देखें तो प्रेमचंद से पहले के जो युग था, जिसमें बहुत सारे विद्वानों ने जो कि कहानियों को लिखा है, बहुत सारी कहानियों में जो है कुछ की कहानियों का जो है तत्व पूर्ण नहीं थे, जिसको हम कह सकते हो अपूर्ण कहा जाता था, तो उनको कहानियों की संज्ञा नहीं दी गई थी। फिर प्रेम युग आया, ठीक है, प्रेमचंद का युग आया। फिर उसके बाद में काफ़ी इसमें सुधार होने लगा और कहानियों को ऐसे ढंग से प्रस्तुत किया जाने लगा कि आप जैसे कहानियों को पढ़ते हो, जैसे उसके बारे में जो आप सुनते हो, तो आपकी कहानी जो है एक काल्पनिक ना लग करके एकदम आपको लगता कि रियल जीवन की कहानी है किसी व्यक्ति के बारे की, ठीक है। तो जो कि घटना प्रधान से लेकर चरित्र निर्माण और चरित्र निर्माण से लेकर जो है अंतर्मन की दिव्य छटा तक कहानी जो है लिखने का उपक्रम जो है विकसित हुआ है। मतलब जो है अब क्या है, जो कि घटना प्रधान, किसी चीज़ की घटना प्रधान से लेकर किसी व्यक्ति के चरित्र चित्रण और चरित्र चित्रण से लेकर जो उसकी अंतर्मन की जो दिव्य जो है छटा है, ठीक है, तक कहानी लिखने का उपक्रम जो है विकसित हुआ है। यही कारण है कि समय के साथ कहानी की परिभाषाएं जो है बदलती गई। मतलब जो है पहले क्या थे विद्वान, पहले जो विद्वानों ने कहानी की परिभाषा को स्पष्ट किया है, ठीक है, अब जो विद्वान स्पष्ट किया है हाल ही में, तो उनके बीच में काफ़ी अंतर है, क्योंकि उस समय की जो कहानी थी, ठीक, उस समय का जो काल था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने परिभाषा को स्पष्ट किया था। आज के समय उसके बाद जो युग आया तो उसमें जो कहानीकार थे जो अपनी परिभाषा को स्पष्ट किया, तो उसमें काफ़ी बदलाव आया है, ठीक है, यही चीज़ कहना चाह रहे हैं। फिर है आज कहानी जो है जीवन का जो है बिंब बन गया है। बिंब मतलब होता है प्रतिबिंब, उसकी परछाई बन गई है। और वह जो है गद्य साहित्य का छोटा सुसंगठित अपने आप में पूर्ण कथा रूप है। फिर है कहानी के स्वरूप की रचना मात्र कल्पना पर आधारित नहीं होती। मतलब कहानी जो होती है ये कल्पना पर ही आधारित नहीं होती है, बल्कि उसमें जो है पात्र जीवन के यथार्थ से जुड़े होते हैं। उसमें जो पात्र होते हैं, जो किरदार होते हैं, तो वे जो है लोगों के जीवन से जुड़े होते हैं, उसके पात्र जो होते हैं उसके जीवन से जुड़े होते हैं, इसीलिए कहानी वास्तविक लगती है। आपने देखा होगा कहानी के जो पात्र होते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि इतनी अच्छी से एक्टिंग करते हैं लोग, ठीक है, इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कहानी। आपने फिल्मों में देखा होगा, फिर अन्य चीज़ों में देखा होगा, आपको जो है जो है काल्पनिक ना लग करके एकदम आपको रियल लगती है, ठीक है। क्योंकि ये जो कहानीकार जो किसी भी कहानी के बारे में लिखते हैं तो कोई ऐसे ही नहीं लिख देते हैं, किसी ना किसी व्यक्ति के बारे में ऐसी घटना पहले से घटित हुई हैं, उसी तथ्यों को लेकर जो कहानीकार होते हैं, ठीक है, तभी उसको लिख पाते हैं, क्योंकि कहानी आपकी रियल से ही जुड़ी होती हैं, ठीक है। लेकिन जो इसमें किरदार कर रहे होते हैं वे जो है केवल एक्टिंग वाले लोग अलग होते हैं, नहीं तो कहानी किसी ना किसी व्यक्ति के जीवन से बारे में ही जुड़ी होती है, तभी कोई लेखक, तभी कोई कह सकते हो कहानीकार उसको लिखता है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी जुटाकर। इसलिए कहानी वास्तविक लगती है जब, क्योंकि कहानी को ऐसे प्रस्तुत ही किया जाता है प्रभावशाली बनाकर उसको कौतूहलपूर्ण शैली में, जिससे जो व्यक्ति सुनने वाला, जो देखने वाला व्यक्ति को एकदम कहानी रियल लगती है। वह जो है जीवन के क्षण को समेटने का प्रयास करती है, और जीवन के जितने भी रूप, कहानी भी उतने ही रूपों को जो है हो सकती है, ठीक है। कहानी अपने छोटे या बड़े स्वरूप के जीवन का व्यापक अंकन जो है करती है। कहानी देखो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, कहानी भी जो उतने ही रूपों में हो सकती है जैसे कि जीवन आपका होता है, जितने जीवन के जितने रूप होते हैं, ठीक है। तो ये था इसका स्वरूप। अब यहाँ से हम इसके कहानी को कुछ हम तत्वों के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। जैसे कि इसके 5 तत्व हैं, कथानक या जो है कथा वस्तु, फिर है पात्र या जो है चरित्र चित्रण, फिर है जो है कथोकथन, कथन जिसको हम संवाद योजना कहते हैं, फिर है देश काल, अगला फिर है इसमें भाषा शैली, फिर है उद्देश्य। इसके 6 जो है इसके तत्व हैं, जिनके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे इन तत्वों के बारे में। पहला है कथानक या जो है कथा वस्तु। तो कथानक जो है कहानी का शरीर का जो है ढांचा होता है। कथानक क्या होता है, क्योंकि बिना कथन के कहानी का उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि कथन होना चाहिए तभी तो आप कहानी लिखोगे। तो कहानी जो कथानक क्या है, कथानक कहानी का शरीर का ढांचा है। जैसे कि आपके शरीर को जो है निर्माण करने के लिए, जैसे कि हड्डियां होती हैं, बांस में जो मांस आपका लगता है तो इससे शरीर का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार कथानक क्या है, कहानी का शरीर होता है, बाद में उसको कहानी उसके ऊपर जो है गढ़ी जाती है, उसके ऊपर जो है उतारा जाता है उसको। तो कहानी के अन्य सभी तत्व का समावेश इसी भाग में होता है। यह कहानी का सबसे प्रमुख तत्व है। कथानक इस प्रकार के अनगढ़ पत्थर के समान होता है।
उसी में से कहानीकार आकर्षण कहानी गढ़कर प्रस्तुत करता है। जैसे कि एक जो अनगढ़ जो पत्थर होता है, हमने देखा होगा अनगढ़ पत्थर, जिसमें कोई भी कलाकारी ना की गई हो, तो अनगढ़ पत्थर को जैसे कि जो है छेनी कुल्हाड़ी के माध्यम से एक स्वरूप जैसे दिया जाता है, मूर्ति का स्वरूप भी अन्य किसी स्वरूप देवी माता का या फिर अन्य किसी भगवान का जब स्वरूप उसको दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार कहानीकार भी यही करता है। कहानीकार क्या करता है, कहानी को एक आकर्षक ढंग से, ठीक है, उसको गढ़कर प्रस्तुत करता है, जिससे जो सुनने वाला व्यक्ति है, जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, उसको एकदम रियल लगती है। कहानी के कथानक में अधिक घटनाएं एवं मोड़ जो है नहीं होने चाहिए। कहानी जो होती है उसमें अधिक जो है कह सकते हो जो घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ना ही मोड़ होने चाहिए। यदि अधिक घटनाएं होगी, अचानक से जो है मोड़ आ जाएगा, तो जो पढ़ने वाला व्यक्ति होगा, जो देखने वाला व्यक्ति होगा, उसको बोरिंग फील होगा, तो हो सकता है उसको कहानी को स्किप करके चला जाए। कथानक में जो उत्सुकता, जिज्ञासा, परवाह जो होनी चाहिए। मतलब कहानी जो होती है उसमें जो है उत्सुकता होनी चाहिए। थोड़ी सी कोई व्यक्ति कहानी देखे, जैसे कि मूवी की तरह, कोई मूवी आपको अच्छी लगने लगती है, 10-15 मिनट आपने देखा तो आपका मन नहीं करता कि हम इसको छोड़ के जाएं, ठीक है। तो कहानी को जब भी लिखा जाए तो उसमें उत्सुकता होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, प्रवाह होना चाहिए, ठीक है। प्राचीन कहानी की अपेक्षा नई कहानी में कथानक बहुत सूक्ष्म हो गया है। मतलब जो है प्राचीन कहानी जो होती थी, पहले ज़माने की जो कहानी होती थी, उसमें कथानक जो है बहुत बड़ा होता था, लेकिन आज क्या है, आज जो है कहानी जो है इसका कथानक बहुत ही सूक्ष्म हो गया है, बहुत ही छोटा हो गया है। अब हम इसके अगले तत्व के बारे में चर्चा करेंगे, पात्र या चरित्र चित्रण। तो कहानी का कथानक पात्रों और उसके चरित्रों के माध्यम से ही आगे बढ़ता है, क्योंकि कहानी में कथानक के जो पात्र होते हैं, ठीक है, उसका जो चरित्रों के माध्यम से ही आगे बढ़ता है। कहानी में पात्रों को चयन करते समय कथानक का जो है पूर्ण सजग होना आवश्यक है कि हर पात्र का जो चयन है कल्पना के आधार पर है, यथार्थ के धरातल पर वह सहानुभूति के लिए जो है करता है। मूल पात्र और अन्य पात्र जो आकर्षण का केंद्र जो है बने रहते हैं। जैसे कि कोई मूवी जो होती है जब लिखी जाती है, तो उसमें जो डायरेक्टर होते हैं यही चीज़ देखते हैं कि इस मूवी को मैंने लिखा है, कैसी मूवी है, ठीक है, मार धाड़ वाली मूवी है कि कैसी मूवी, तो उसी प्रकार से हीरो का चयन करते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से कहानी में भी ऐसा चीज़ होता है, ऐसे पात्रों को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, जिसके माध्यम से आगे कहानी को बढ़ाया जाता है। क्योंकि जब कहानी को एक कह सकते हो ऐसे इसमें चरित्रों को पहले किया जाता है, इस चरित्र को इसमें रखा जाता है, जिससे जब भी व्यक्ति को कहानी के बारे में जब कोई देखता है या फिर पढ़ता है इसके बारे में, तो उसको उत्सुकता होती है और आगे उसको जो है देखने की, ठीक है। फिर है अगला इसका जो तत्व है, ठीक है, कथोपकथन, जिसको हम संवाद योजना कहते हैं। तो कथोपकथन को कहानी का अनिवार्य अंग माना जाता है। पात्रों के जीवन के मंच का चरित्र अपना जो है अभिनय, संवाद माध्यम से जो है पात्र की मन स्थिति स्पष्ट होती है। कार्य, व्यापार, घटना, विषय की जानकारी संवाद के माध्यम से ही मिलती है। मतलब संवाद के माध्यम से जो होते हैं, चरित्र होते हैं, जो चित्रण करते हैं उसमें कहानी के माध्यम से, तो संवाद के माध्यम से ही पात्र की जो मन की स्थिति होती है प्रकट होती है, ठीक है। और कार्य, व्यापार, घटना, विषय की जानकारी संवाद के माध्यम से ही मिलती है। फिर है देश काल या फिर वातावरण। तो कहानी का वातावरण या देश काल मनुष्य की सभ्यता, संस्कृति को उजागर करती है, ठीक है, क्योंकि कहानी कैसे जो वातावरण होता है उसका, ठीक है, तो मनुष्य की सभ्यता, उसकी संस्कृति को उजागर करती है। कहानी का संबंध किसी न किसी काल से अवश्य होगा। कहानी जीवन की प्रतिनिधित्व करती है, जीवन का, और जिसमें वातावरण जीवन का एक हिस्सा है। कहानी में पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, सामरिक अनेक प्रकार का वातावरण इसमें हो सकता है। अधिकांश कहानीकार वातावरण प्रस्तुत करने में ही कहानी का अधिकांश जो है भाग लगा देते हैं। प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर इसी प्रकार की कहानी। पंच परमेश्वर हमने कहानी सुना होगा, ये काफ़ी लंबी थोड़ी सी कहानी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जो कि इसको प्रस्तुत करने में अधिकांश कहानीकार जो वातावरण उसका होता है, जो उसकी सभ्यता होती है, जो उसकी संस्कृति होती है, उसमें काफ़ी जो है समय लगा देते हैं। तो प्रेमचंद की जो कहानी पंच परमेश्वर, इसमें भी काफ़ी इसकी सभ्यता प्रस्तुत करने में समय लगा है, मतलब लंबी कहानी है। फिर हम इसका अगला तत्व देखेंगे, पांचवा है कि भाषा शैली। तो साहित्य की कोई भी विधा हो, मतलब कोई भी विधा हो, ठीक है, हिंदी विधा हो, आलोचना विधि हो या फिर निबंध विधा हो, तो उसे साकार रूप देने के लिए भाषा का होना आवश्यक होता है। क्योंकि कोई भी कहानी हो, कोई भी विधा हो, तो उसमें भाषा का होना जरूरी है।
भाषा ही हमारे जो है भाव, विचारों, कल्पना को दूसरे तक जो है पहुंचाते हैं, क्योंकि उसकी जब एक भाषा होगी, ठीक है, तो व्यक्ति जब भाषा के माध्यम से कोई चीज़ जो है पढ़ता है, ठीक है, तो जो भाषा, जिस भाषा में कोई चीज़ लिखी गई है, कहानी लिखी गई है, तो व्यक्ति उसको पढ़ सकता है। तो भाषा का होना बहुत जरूरी है। भाषा ही हमारे जो भाव, विचारों और कल्पना को दूसरे तक पहुंचाती है। कहानी की भाषा पात्र अनुकूल होनी चाहिए, मतलब कहानी की जो भाषा है पात्र के अनुकूल होनी चाहिए। ऐतिहासिक कहानियों की जो है भाषा देश काल के अनुसार जो है रखनी पड़ती है। कहानी जो है लिखने की अनेक जो है शैलियाँ हैं ऐतिहासिक, जैसे कि आत्मकथा, पात्र डायरी आदि जो है कहानी की प्रमुख जो है शैलियाँ हैं। फिर इसका लास्ट में है, इसका तत्व है उद्देश्य। तो कोई भी रचना बिना उद्देश्य के नहीं होती, मतलब कोई भी रचना का जो निर्माण होता है, कहानी का निर्माण होता है, आलोचना का निर्माण होता है, तो कोई भी रचना का जो उद्देश्य है, ठीक है, मतलब कोई भी रचना बिना उद्देश्य की नहीं होती है। और कहानी का लेखक तो पढ़ा लिखा जो है प्रभावशाली और विचारक होता है। उसकी रचना बिना किसी उद्देश्य की तो होनी ही नहीं चाहिए। इनका कहना है कि कोई भी रचना बिना उद्देश्य की नहीं होती है, क्योंकि कहानी का जो लेखक होता है काफ़ी पढ़ा लिखा होता है, एक प्रभावशाली होता है, विचारक होता है, तो उसकी रचना बिना उद्देश्य की तो होनी ही नहीं चाहिए। कोई भी जो है कहानी का उद्देश्य होना चाहिए कि कहानी क्या उद्देश्य दे रही है जीवन को हमारे। और कुछ कहानियाँ बिना किसी उद्देश्य के भी लिखी जाती हैं। जो लोग कला के लिए सिद्धांत को मानते हैं, वे किसी उद्देश्य को लेकर कहानी लिखना उचित नहीं समझते हैं। कहानी में तिलों में तेल और फूलों में गंध के समान जो है छिपा रहना चाहिए। और जिस कहानी का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है, उसका कहानीकार उपदेशक सा प्रतीक होने लगता है। मतलब जो है कहानी का उद्देश्य होना चाहिए, जैसे तिलों में तेल छिपा होता है और फूलों में जैसे कि जो महक छिपी होती है, ठीक उसी प्रकार कहानी के पीछे भी उसका उद्देश्य छिपा होना चाहिए, तभी उस कहानी को जो है उपदेशक या जो है प्रतीक माना जा सकता है। फिर हम और देखेंगे इसके बारे में। अब हम यहाँ से कहानी के प्रकारों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके प्रकार भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इसके 4 प्रकार हैं। पहला है प्रधान कहानी, ठीक है, फिर है चरित्र प्रधान कहानी, फिर है देश काल वातावरण प्रधान कहानी, फिर है भाव प्रधान कहानी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है घटना प्रधान कहानी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार की कहानी को क्रमशः नई घटनाओं को एक सूत्र में पिरोते हुए कथानक का जो है विकास किया जाता है, अथवा किसी दैवीय घटना या संवेग पर भी जो है कहानी आधारित हो सकती है। मतलब कहानी जो है किसी भी दैवीय घटना पर भी आधारित हो सकती है, ठीक है। और स्थूल जो है आदर्शवादी कहानियाँ, जैसी जो है तिलस्मी कहानियाँ, और प्राय इसी प्रकार की जो होती थी। कथा की दृष्टि ऐसी कहानियाँ प्राय साधारण जो है कोटि की मानी जाती है, क्योंकि इस कहानी में मनोरंजन पर जो है बल दिया जाता है। फिर है दूसरा इसका प्रकार चरित्र जो है प्रधान कहानी। तो इस प्रकार की कहानियों को लेखक का जो है ध्यान कहानी के विभिन्न पात्रों के चरित्र निरूपण की ओर रहता है। इसमें मनोवैज्ञानिक की जो पृष्ठभूमि है, इसमें चरित्र की विभिन्न सूक्ष्म विशेषताओं का उद्घाटन जो है किया जाता है। और कौशिक की कहानी, ठीक है, ताई इसी वर्ग के अंतर्गत आती है। वैसे कुछ जो है समीक्षकों ने इसे घटना प्रधान कहानी भी जो है माना है, क्योंकि ताई का हृदय परिवर्तन एक दैवीय घटना के स्वरूप होता है। तो अपने काल में प्रेमचंद सामाजिक जो है धरातल की तथा प्रसाद मनोवैज्ञानिक धरातल की जो है चरित्र प्रधान कहानियों के सर्वश्रेष्ठ जो है लेखक रहे हैं। फिर है अगला इसका जो प्रकार है वो है देश काल या वातावरण प्रधान जो है कहानी। तो इस प्रकार की कहानियों में देश काल या वातावरण का जो है चित्रण जो है विशेष रूप से जो है किया जाता है। उग्र की जैसे कि उसकी माँ, तो कहानी इसका जो है अच्छा उदाहरण है। ऐतिहासिक कहानियों में वातावरण को विशेष रूप से चित्रित किया जाता है, क्योंकि वहाँ जो है किसी युग विशेष का, उसकी संस्कृति, सभ्यता आदि का जो है अभ्यास वर्णन संवाद जो है द्वारा जो है करना होता है, ठीक है। फिर अगला इसका प्रकार है कि भाव प्रधान कहानी। तो इस प्रकार की कहानियां जो है प्रायः चरित्र वातावरण को जो है प्रमुखता देने वाली कहानियों के समान होती हैं। इनमें किसी एक भाव या विचार के आधार पर कथानक का विकास किया जाता है। प्रतीकात्मक जो है चरित्रों वातावरण की उपयुक्त योजना की जाती है। और जैसे कि सिया रामचरण गुप्त की जो कि कोठार और कुटीर, इनकी एक कहानी है, ठीक है, इसी जो है शैली की रचना है। ये जो है कहानियाँ विचारों को प्रबुद्ध करती हैं, और इसमें प्रायः चित्र शैली का समावेश जो है रहता है, चित्र शैली का। तो ये थे इसके प्रकार। इतनी ही हमारी आज की क्लास थी, ठीक है। मैंने इसके प्रकारों के बारे में, इसके मैंने स्वरूप के बारे में, कहानी होती क्या है, इसके उद्भव विकास के बारे में, इससे बनने वाले इसके तत्वों के बारे में भी मैंने चर्चा किया है।
तो इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन आपके थे सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी भी लगी होगी। कैसी क्लास लगी एक बार जरूर बताइएगा। अन्य जितने भी इसके चैप्टर बचे हुए हैं, जितने भी इसमें फर्स्ट चैप्टर में आपके और भी 3 क्लासें बची हुई हैं, उनको हम बहुत ही शीघ्र हम करा देंगे। आप चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे ही मेरा कोई वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।